नमस्कार दोस्तों, ठीक हैं आप लोग। चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हेलो हेलो, आवाज जा रही है? आवाज थोड़ा देखिए। हेलो हेलो, चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का राहुल सवर्णा जीएस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए, यानी खास करके एसएससी एग्जाम के लिए आज साइंस के 17वें सीरीज लेकर आपके सामने आए हैं। जिन भी बच्चों को एसएससी जीडी का एग्जाम देना हो, ये सीएचएसएल का एग्जाम हो, या फिर सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, यानी एसएससी के क्षेत्र में यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए और साइंस के क्षेत्र में कहीं से भी थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर एक आज 17वां क्लास से समझिए आपका ऐसा इससे पहले 16 क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं। यदि इन सारे क्वेश्चन का आप डिस्कशन करते हैं, इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके आने वाले एग्जाम में जो साइंस के सवाल होंगे वो 100% आपसे बनेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है कि आपको डेली कंटिन्यू हमारे चैनल को सुबह के 9 बजे से 9:30 बजे बस 20 से 25 मिनट टाइम देना है, और रात के 8:30 बजे से 9 बजे लगभग 20-25 मिनट टाइम देना है। तो साइंस में चाहे एसएससी में हो या बीपीएससी दरोगा कोई भी हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए रात के 8:30 बजे आप लोग लाइव आना ना भूले, और सुबह के 9 बजे डेली जो आपकी क्लासेस होती है इसको भी देखें। कभी कभी कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं हो पाती है, तो उसके बदले उस दिन आप क्या कीजिए कि पीछे का जो वीडियो आपका है, बहुत सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब टॉपिक के वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए। आइए आज हम आपको साइंस के अच्छे अच्छे प्रश्नों से आपकी मुलाकात कराते हैं। देखिए बाबू, ये पहला क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन कहता है कि समभारिक ऐसे तत्व हैं जिसमें होता है। तो देखिए, कल एक हम आपको केमिस्ट्री का वीडियो बनाए थे, आपने देखा होगा, जिसमें समभारिक, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक, इन चारों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अंतर है, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करा दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो रसायन विज्ञान की वो वीडियो जरूर देखेंगे। कल ही आपको डाला गया था, जिसमें इन चारों टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इससे बार बार आपके हर एग्जाम में सवाल आता है। तो चलिए आइए सबसे पहले आप समझ लें कि समभारिक होता क्या है। तो गौर करना बाबू, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और भार का मतलब होता है यानी वेट, जिसको आप द्रव्यमान भी कह सकते हैं। हालांकि द्रव्यमान और भार दोनों में बहुत अंतर है। द्रव्यमान अलग चीज है और भार अलग चीज है, लेकिन अंतर ना माने पर लगभग दोनों इक्वल ही होता है। तो समभारिक का मतलब होता है वैसा तत्व जिसका भार बराबर हो, यानी द्रव्यमान समान हो, यानी द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास बराबर हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, तो उसी को समभारिक कहा जाता है। जैसे हम आपकी बात करते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का, तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, है ना। सबके एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो इसका 18, इसका 19 और इसका 20, तीनों का एटॉमिक नंबर भी क्या है? अलग अलग है। जबकि इसका मास क्या है? तो 40, इसका भी मास क्या है? 40, और इसका भी मास क्या है? 40। तो चारों का एटॉमिक मास इक्वल हो गया, चारों का परमाणु द्रव्यमान समान हो गया, परंतु चारों का एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे तत्व को क्या कहा जाएगा? आइसोबार्स कहा जाता है, यानी समभारिक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चला गया होगा कि जिसका एटॉमिक मास इक्वल होगा और एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा वो समभारिक कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा कि समान परमाणु द्रव्यमान वाला और परमाणु संख्या भिन्न जिसका होगा, अलग अलग होगा, तो वो कहलाएगा समभारिक। यानी इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना बाबू? कोई कंफ्यूजन? तो क्लियर हो गया कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है और एटॉमिक मास समान है, तो इसको क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। कोई दिक्कत? इसको यहां
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तो उसको हम लोग बोलेंगे संभारिक। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया बाबू रे? ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन? यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने हैं हमारे वीडियो को शेयर जरूर आप लोग किया कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे और हम आपकी सेवा लगातार आपके अपने एग्जाम के लिए दे पाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के बारे में बोला कि जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो गौर कीजिएगा, पीएच का मतलब एक दिन और हम आपको बताए थे, पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अर्थात ये पीएच स्केल से पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के सांद्रता के बारे में पता चलता है। तो इसमें सोरेनसन ने जो पीएच स्केल बनाया था, तो इस पीएच स्केल का रेंज 0 से लेकर 14 तक का था। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन है, अर्थात ये जो आपका पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल का रेंज कहां से कहां तक है? तो 0 से लेकर 14 तक रेंज का एक स्केल है जिसको पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच स्केल कहा जाता है। अब इसको क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया और कहा गया, यानी सोरेनसन ने बताया प्रैक्टिकली करके कि जिसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, अर्थात वो एसिडिक होता है। यानी 7 से कम पीएच वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। यदि 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू है तब वो क्षारीय हो जाएगा। यानी जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है वो क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 है वो आपका क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। यानी पीएच मान 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात थी तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये चीज जानकारी भी आपको मिल गई कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू 2 होता है। क्योंकि अच्छा आप को ये नहीं भी पता होता फिर भी आंसर बनता, क्योंकि शेष ऑप्शन 7 है या 7 से ज्यादा है। तो क्लियर है कि 7 होगा तो उदासीन और 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका 7 से कम वाला। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। और आपको याद भी हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका पीएच वैल्यू जो है वो आपको 2 होता है, जबकि अम्लपित्त का पीएच मान 1 होता है। यानी अम्लपित्त बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपका अम्लपित्त जो है, इस अम्लपित्त का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लपित्त का पीएच मान 1 होता है। यानी अम्लपित्त जो है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल आपका कहता है कि उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। यानी आपका उर्वरक जो है जिसको आप फर्टिलाइजर कहते हैं, तो उस फर्टिलाइजर में क्या चीज मौजूद नहीं है? तो उसमें आपको क्लोरीन नहीं पाया जाता है। यानी फर्टिलाइजर में आपका क्लोरीन नहीं रहता है, बाद में नाइट्रोजन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है और फास्फोरस भी रहता है, क्लोरीन गैस नहीं रहती है। अगला सवाल है कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करता है। यानी जब गोताखोर कोई गोता लगाता है, अर्थात जब कोई गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है, नीचे जाता है, तो वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाता है अपने पीठ पर और उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण डालता है। तो आंसर क्या होगा? वो अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम यानी O2 और He इस दोनों गैस से कंपाउंड का निर्माण नहीं होता, आपको पता है, इससे मिक्सचर बनता है। अतः इसी दोनों गैस के मिश्रण का उपयोग जो है गोताखोर जब गोता लगाता है तो करता है। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? यानी मानव ने जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया वो आपको तांबा धातु है। यानी प्राचीन काल में सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग हुआ था, क्योंकि आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रागैतिहासिक काल में लोग पत्थर के मूर्ति का खोजा था, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में जब वो लोग गए तो उस समय उनको ये तांबा का बना मूर्ति मिला, तांबा का बर्तन मिला, जिसका वो उपयोग पहली बार किए। फिर बाद में वैदिक सभ्यता में आपने पढ़ा कि उस समय फिर लोहे का भी खोज हो गया। तो मानवों के द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सा है? तो आपका तांबा है। फिर बाद में सातवाहन काल में सीसा का भी कॉइंस मिला, तो सीसा धातु का भी प्रयोग से के बारे में पता चला। फिर वैदिक काल में आपको लोहा का भी खोज हो गया।
तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिली। क्लियर हो गया।